हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रजत जैन, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। देखो बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे जे एडवांस 2017 का जो पेपर 1 है उसमें मैथ्स वाला पोर्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द स्क्वायर ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स विद अ रियल एंट्रीज। है ना, तो हमें इनमें चारों में से ऑप्शंस पहचानने हैं, है ना। मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, जिनमें बेसिकली कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कोई भी 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स के स्क्वायर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्लियर है? तो इसको अब देखो, रियल एंट्रीज है। अब इस चीज़ को ऐसे हम पहचानने के लिए काम कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, डिटरमिनेंट पे खेलते हैं, है ना। क्योंकि अगर हमारे पास x कोई मैट्रिक्स है ना, और 3x3 उसका ऑर्डर है, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं, और इसकी जो एंट्रीज है 9 की 9 सबकी सब रियल है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है ना, इसी मैट्रिक्स का हमने स्क्वायर कर लिया, तो वो कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसको ये मतलब नहीं डिनोट करेगा। तो डिटरमिनेंट से खेल लेते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर का अगर आप मैं डेट निकालूं तो ऑब्वियस सी बात है कि आ जाएगा डेट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स इंटू एक्स लिखोगे फिर डेट जो है वो ब्रेक होता है, तो डेट एक्स का स्क्वायर बनेगा। एंड डेट एक्स, ऑफकोर्स डेट एक्स जो है वो भी एक रियल क्वांटिटी आएगी, है ना, और उसका स्क्वायर करोगे तो वो तो पॉजिटिव या ऐसा बोल सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली क्वांटिटी बनेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जैसे ए मैट्रिक्स है, मतलब हम इसको ए बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको बी। तो ए मैट्रिक्स का अगर आप डेट निकालोगे तो वो बनेगा कितना, है ना, बाकी तो 0 ही है ना, तो ये तुम्हारा -1 बन जाएगा। सी मैट्रिक्स का डेट निकालोगे तो वो कितना बनेगा, +1 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी मैट्रिक्स का डेट निकालोगे तो वो कितना बनेगा, -1 बनेगा। एंड डी का निकालोगे तो वो कितना बनेगा, +1 बनेगा। तो आप देख सकते हो कि जो जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नेगेटिव है ना, तो बस वही वाली मैट्रिक्स, वही वाले ऑप्शंस उसको डिनोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वही अपने आंसर भी हो जाएंगे। तो जैसे ए में नेगेटिव है एंड बी में नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। आगे बात समझ, ए और बी हमारा आंसर हो जाएगा। सी और डी डिनोट कर सकता है। ठीक है, इजी। देखिए भाई, अगले क्वेश्चन बोला गया है, इफ ए कॉर्ड विच इज नॉट ए टेंजेंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, है ना, हैज द इक्वेशन दिस एंड द मिड पॉइंट इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ PHK। तो देखो, पैराबोला की कॉर्ड की इक्वेशन ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है ना, और उस कॉर्ड का मिड पॉइंट भी दे रखा है। ठीक है, और फिर PHK की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आप समझो कि भाई मिड पॉइंट देने के पीछे रीज़न क्या होगा, है ना। ऑफकोर्स मिड पॉइंट कॉर्ड का ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो कॉर्ड की जो इक्वेशन दे रखी है उसी कॉर्ड की इक्वेशन हम दूसरे तरीके से फिर से निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके। h कोमा के हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा y स्क्वायर माइनस का 16x इज इक्वल टू 0। क्लियर है, y स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 0। तो अब देखो, उस कॉर्ड की इक्वेशन हम लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी बोल देते चलो। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है एंड ये हमारा बी पॉइंट है। ऑलरेडी गिवन है, एक तरीके से और लिख लेते हैं। क्या होता है, t बराबर S1, याद आ रहा है आपको, है ना। तो कैसे लिखते हैं t बराबर S1 में, t में जहाँ जहाँ पे मतलब y स्क्वायर को आप y1 से रिप्लेस करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, y इंटू के, और ये जो 2x है उसको लिख दो x प्लस एच। तो देखो ध्यान से, y स्क्वायर को लिखा y इंटू के, माइनस 16x लिखा है ना, उसको ऐसे लिखो 8 इंटू 2x, और उस 2x को लिख दो x प्लस एच। बोलो बात समझ में आ गई। S1 कितना हो जाएगा, h को मैं k को उससे रख दोगे तो देखो पहले क्या k रखोगे, k स्क्वायर माइनस 16x, ये बनेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, y के माइनस का 8x माइनस का 8h और माइनस का k स्क्वायर प्लस का 16x, दिस इज इक्वल टू 0। तो 16 और ये मिलके गया कितना, 8x, तो ये बन गया, है ना। और y के साथ में देखो y के ही आ रहा है, और हमारे पास कितना बचा, माइनस का 8h माइनस का k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बन के आ गया। अब ये और ये सेम ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x प्लस वाई माइनस पी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा बोलना था। तो ऑब्वियसली बात है इनके कोफिशिएंट, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो जो है वो सेम होगा, है ना। तो कर देते हैं 8/2, दिस इज इक्वल टू k/1, दिस इज इक्वल टू माइनस का
8h माइनस का k स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस का p, तो ये माइनस माइनस तो उड़ा दिया। तो यहाँ से देखो k की वैल्यू तो साफ साफ कितनी आ गई 4, k इज इक्वल टू कितना बन गया 4, और k की वैल्यू 4 आने का मतलब है अपन ने कोई कैलकुलेशन में करी है गड़बड़। ठीक है, तो गड़बड़ क्या कर दी भाई अपन ने, अरे यार यहाँ पे h लिखना था अपन को, है ना, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा h आ जाएगा। पॉइंट हमने पास k लिख दिया y की जगह, बट x की जगह h लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पे भी कितना आएगा h। सही है, अब देखो कितना आएगा, माइनस का 8x तो ये हो गया, y के हो गया, और ये मिलके प्लस का 8h माइनस k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन के आ गया, है ना। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8x माइनस का y के, और ये हो जाएगा प्लस का k स्क्वायर माइनस का 8h, दिस इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस पी इज इक्वल टू 0, अब करो इसके कोफिशिएंट का रेशियो बराबर, तो करोगे तो देखो कितना बनेगा, 8 डिवाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू माइनस k डिवाइड बाई 1, दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस का 8h माइनस p। तो यहाँ से बराबर करोगे तो देखो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 4 आ गई, है ना। और यहाँ से यहाँ बराबर कर लेते हैं तो देखो कितना आएगा 4 इंटू माइनस पी, दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर, k की वैल्यू तो हमें पता चली गई तो रख दी हमने 16 माइनस 8h, तो हमें ये बन गया 4 से, चलो डिवाइड लगा दिया तो 4 हो गया, और ये हो गया 2, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2h माइनस 4। ठीक है भाई, p की वैल्यू आ गई 2h माइनस 4। अब देख लो कौन से ऑप्शन में फिट बैठता है ना। तो पहले तो k की वैल्यू तो -4 फिक्स हो चुकी है ना, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बचा c और d। c और d में देखो, अगर मैं p की वैल्यू -2 लेता हूँ और h की वैल्यू 2 रखूँ तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, देख लो, -2 इधर डाला और 2 इंटू 2 -4, नहीं ये तो बराबर नहीं आ रहा, है ना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गया, तो ये ऑप्शन ही बचेगा वैसे तो। फिर भी एक बार चेक कर लो, p की वैल्यू 2 डालोगे, h की वैल्यू 3 डालोगे, 6 - 4 बिल्कुल, तो आंसर क्या हो जाएगा D। देखिए भाई, बोला गया है लेट a बी और x एंड y विद अ रियल नंबर सच दैट a माइनस बी जो है वो 1 के इक्वल दे रखा है, और y जो है वो नॉन जीरो। इफ़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिस सेटिस्फाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। देखो यार, x की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ y, वो हमें निकालनी है ना। तो वो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस जो है y के इक्वल दे रखा है। हमें पता होता है कि भाई जैसे यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ये इसका रियल पार्ट, तो y वाला जो टर्म है उसको हम ऐसे लिखते हैं ना, z माइनस जेड बार डिवाइड बाई 2 आयोटा लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे, क्लियर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a z प्लस बी प्लस अपॉन जेड प्लस 1 है, तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ कि a z प्लस बी डिवाइड बाई जेड प्लस 1 माइनस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसी का मैं बार ले लेता हूँ, और जब इसका बार लोगे तो बार जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये आ जाएगा a जेड बार प्लस बी, नीचे आ जाएगा कितना जेड बार प्लस बी 1, है ना। ऑफकोर्स a और b तो रियल नंबर है, तो उन पे बार का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सिर्फ z पे मैंने बार लगाया। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 2 आयोटा, है ना, तो वो 2 आयोटा को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा y। अरे समझे, बेसिकली इसकी जगह पे मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का होल बार किया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एंड उसके बाद में अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और नीचे जो 2 आयोटा आया उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना लिख दिया, सिंपल, है ना। अब आगे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यार, डिनोमिनेटर में हमारा क्या बनेगा, दिस इंटू दिस, तो z इंटू जेड बार, तो मॉड जेड स्क्वायर हो गया, प्लस जेड प्लस जेड बार प्लस 1, ये बनेगा डिनोमिनेटर में। एंड न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, जरा उसको भी देख लेते हैं। इससे डिवाइड लगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, मॉड जेड स्क्वायर प्लस a जेड, ठीक है, सही है। b से करते हैं तो ये आएगा b इंटू जेड बार प्लस b माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा a जेड इंटू जेड, तो a मॉड जेड स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a जेड बार, सही है,
बी से करो इसको तो कितना आएगा माइनस का बी जेड और ये आ जाएगा माइनस का बी, बोलो ठीक बात है, और ये 2 आयोटा वाई। ठीक है, ये बन के आ गया है ना। तो यहाँ से देख सकते हो ये तो इससे सीधे सीधे कैंसिल, सही है, और बी से बी कैंसिल है ना। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास इनमें से ए कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बना जेड माइनस जेड बार न्यूमरेटर में, प्लस बी कॉमन लूँ या माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, माइनस बी कॉमन लिया तो वहाँ से कितना आएगा जेड माइनस जेड बार, ये तो न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में जो है वो है हमारा मॉड जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें तो मैं एक्स और वाई में लेके आनी है ना, ठीक है ना। मॉड जेड कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा जेड प्लस जेड बार, अगेन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जेड प्लस जेड बार बाई 2, सही है ना, क्योंकि जेड बार करोगे तो एक्स माइनस आयोटा बाई आएगा, जोड़ने पे वो सेम ये बनता है। तो मैंने यहाँ पे जो जेड प्लस जेड बार लिखा उसकी मैं 2x लिख सकता हूँ प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा बाई, तो लिखा ही हुआ है। अब सोचो जरा ध्यान से, न्यूमरेटर जो पार्ट है उसमें तो जेड माइनस जेड बार कॉमन आ जाएगा है ना, न्यूमरेटर जो पार्ट है उसमें से जेड माइनस जेड बार जो है वो कॉमन आ गया, अंदर कितना बनेगा a माइनस बी, और a माइनस बी ऑलरेडी हमें 1 दे रखा है ना, तो इसको तो टाटा बाय बाय बोल दे अपन, और नीचे हमारे पास कितना आ गया 2 आयोटा। अच्छा y को मैं नीचे ला सकता हूँ क्योंकि y इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है नॉन जीरो है, ठीक है, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बोलो चीज़ इतनी बन के आ गई। अब आप खुद समझदार हो कि क्या करने वाला हूँ मैं, है ना। ये अभी थोड़ी देर में बताया था, ये किसके बराबर होता है y के बराबर होता है, तो y डिवाइड बाई वाई 1 हो गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास आया क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। तो अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो इसको क्लब कर ले, और साफ साफ दिख रहा है कि x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है, तो राइट साइड में कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 1 जो आएगा वो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर विद प्लस माइनस, तो x की क्या वैल्यू बनेगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये दो वैल्यू आ जाएंगे x की, एक प्लस के साथ में और एक माइनस के साथ में, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हाँ a बनेगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये बनेगा, तो a एंड d हमारे करेक्ट आंसर बनेंगे। देखिए भाई बोला गया है लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y टू इवेंट सच दैट P ऑफ X दे रखा है एंड ये हमारा कंडीशनल वाला दे रखा है एंड ये भी दे रखा है, देन हमें पूछा है कुछ, तो हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि PX की प्रोबेबिलिटी, PY की प्रोबेबिलिटी वगैरह वगैरह, हालांकि PX की तो दे ही रखी है। तो इसको देखो है ना, इसको लिखोगे आप PX गिवन Y, तो ये कितना है हमारे पास हाफ दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा PX इंटरसेक्शन Y, नीचे कितना आ जाएगा P ऑफ Y, दिस इज इक्वल टू हाफ, सही है। तो यहाँ से मेरे पास ये बन के आ गया है ना। दूसरा उसको भी देख लो, PY गिवन X ये दे रखा है 2/5, तो ये बनेगा कितना PY इंटरसेक्शन X, और नीचे कितना है P ऑफ X आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/5। अब जरा सोचो, चाहे हम y इंटरसेक्शन x लिखें या x इंटरसेक्शन y लिखें, है तो दोनों सेम ही चीज़ ना, सेम ही सेट को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है। तो अच्छा px हमें दे रखा है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो p मैं इसको वापस से x इंटरसेक्शन y लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 2/15, क्लियर है, क्योंकि px की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे दे रखी है। तो जब px इंटरसेक्शन y अगर मैं यहाँ रखूँगा है ना, जब मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे पास P ऑफ y देखो कितना आ गया, इसको इधर लेके चले गए, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y जो है वो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ 2/15, तो ये हो जाएगा कितना 4/15, तो एक तरीके से मेरे पास y की प्रोबेबिलिटी भी निकल आई, ठीक है। अब मुझे जैसे कि एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं है ना, एक एक करके हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हमसे ए ऑप्शन में क्या पूछा भाई, ए ऑप्शन में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट गिवन y, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, तो वही फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y, नीचे कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y, सही है।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वार इंटरसेक्शन वाई का क्या मतलब है कि वाई होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए। अब आप वेन डायग्राम जब अपने मनी मन बनाओगे तो आपको दिख जाएगा कि यार ये एक्स का है और ये वाई का है, तो वाई होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, इतना पोर्शन होगा ना, तो वाई की प्रोबेबिलिटी में से हम जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है वो घटा देंगे, है ना। बोलो समझ में आया? ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। नीचे कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अरे समझे, बस हर एक की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, बस रख दो, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हमें कितना पता था, 4/15 माइनस कॉमन की कितनी थी, 2/15 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितनी थी, 4/15। तो ये 15 तो उड़ाओ पहले, है ना। 4 में से 2 गया तो 2, 2/4 1/2, है ना। तो ये 0.5 आ जाएगी। तो इन्होंने भी ये दे रखी है, इसका मतलब ए आंसर सही है। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो ये कहानी है। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन में, अच्छा ये तो झूठ बोल रहा है ना, 2/15 आई और ये बोल रहा था तो गलत हो गया। सी ऑप्शन में बोला है इनकी प्रोबेबिलिटी का यूनियन, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई कर लो, क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो x की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3। तो सभी का डिनोमिनेटर 15 करने के लिए हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, तो 5/15 प्लस y की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/15, तो 4/15 ये आ गया, माइनस x इंटरसेक्शन y की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/15, है ना। तो ये कुल मिला के कितना आ गया, 9 में से 2 गए 7, 7/15, तो ये 7/15 आ रहा है भाई। तो इस तरीके से ये भी गलत। डी ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में 4/15 किसकी, वाई की प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल यही आई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है, ए एंड डी। देखिए भाई, बोला गया लेट बॉक्स ऑफ दिस बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, देन एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ, ये सब दिस इज डिसकंटिन्यूस, है ना। हमें ऐसे पॉइंट पता करने हैं जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो यार ऑप्शन से भी कर सकते हो वैसे तो, है ना, इक्का दुक्का ऑप्शन है। बाकी अगर तुम्हें जनरल मेथड देखना है तो वैसे भी सोच सकते हो कि भाई फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत ही स्वीट सा तो फंक्शन है ना, पाई एक्स प्लस पाई बॉक्स ऑफ एक्स, है ना। इसमें क्या है कि सब ये भी कंटिन्यूस होता है ना, होने को ये सब कंटिन्यूस, बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये जो डाउटफुल पॉइंट है वो कौन से पॉइंट है, इंटीजर्स पॉइंट है ना। तो इंटीजर्स पे हम चेक कर लेते हैं, इंटीजर्स पे चेक कर लेते हैं। मान लो कि कोई जनरल इंटीजर हमने आई ले लिया, ठीक है, जनरल इंटीजर आई ले लिया और उस पर चेक कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी चेक करनी है ना। तो हमें एक तो एफ ऑफ आई निकालना पड़ेगा, तो एफ ऑफ आई निकाला तो ये आ जाएगा आई इंटू कॉस ऑफ पाई आई प्लस पाई आई, ये बनेगा। तो ये हो जाएगा आई इंटू कॉस ऑफ 2 पाई, सही है ना। मतलब वो 2n पाई टाइप से हो गया, और 2n पाई हो गया तो बेटा ये तो 1 आ गया, तो ये तो i के बराबर आ गया। तो एफ ऑफ आई जो है ना वो i के बराबर आ रहा है, समझ में आ गई। अच्छा, अब लिमिट भी निकाल देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू i माइनस LHL निकालते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या बनेगा, x इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स प्लस पाई इंटू बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड, देखो यार सीधे देख लो यहीं से, पाई माइनस जब रखोगे तो ये तो पाई, सॉरी पाई माइनस क्या, आई माइनस रखोगे तो ये आई माइनस को टेंड कर रहा होगा। यहाँ जैसे आई माइनस रखोगे तो एग्जैक्ट बनता है ना। जैसे ही बॉक्स के अंदर आई माइनस आपने रखा नहीं तो ये आई माइनस बन जाएगा एग्जैक्ट, समझ में आया। तो मेरे पास जो मिलेगा वो कुछ आई माइनस को, चलो मैं अभी आई लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना। तो ये बनेगा कॉस ऑफ, यहाँ पे कितना बनेगा, पाई आई प्लस, क्योंकि कोई इंटीग्रल फॉर्म अगर कुछ बन नहीं इसलिए मैंने आई लिख दिया, है ना। यहाँ पे कितना बनेगा, पाई आई माइनस 1, तो पाई आई माइनस पाई, बोलो समझ में आ गई। तो ये अल्टीमेटली मेरे पास बनेगा आई कॉस ऑफ 2 आई पाई, आई पाई बड़ा सही लग रहा है ये बोलने में, आई पाई, ठीक है भाई, आई पाई हो गया ये, है ना। तो 2n पाई माइनस 1 टाइप का ये बन गया, है ना। मैं चलो आपको और थोड़ा सा पाई कॉमन लेके फिर दिखा देता हूँ। तो 2i माइनस 1 टाइप का ये जो नंबर है ना वो तो ऑड ही है। तो ऑड अगर है
अब क्या बोलते हैं अपन, इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर कॉस के अंदर जा रहा है तो 1 मिलता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर जा रहा है तो -1 मिलता है। तो बेटा ये तो माइनस आई आ गया, ये तो माइनस आई आ गया। ठीक है, चलो और देखते हैं। ये तो LHL निकल आया। RHL की बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू i प्लस रखते, देखो यहीं रखना है, तो fx लिख दिया यहाँ पे, एंड आगे क्या आने वाला है मैं बताता हूँ आपको। जब i प्लस रखोगे तो ये i बनेगा, है ना, ये पाई आई हो जाएगा, एंड ये i प्लस जो है ना, i प्लस का जो बॉक्स है ना, i आएगा, आपको पता ही है, ठीक है ना। 2.01 का बॉक्स क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, और ये 1.999 समथिंग का जो बॉक्स है वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, क्लियर है। 2 से जस्ट थोड़ा सा कम जो वैल्यू थी उसके लिए हमारे पास में 1 मिलेगा, समझ गए होगे, है ना। तो यहाँ पे i प्लस रखने पे ये i इंटू कॉस ऑफ, ये भी i बन जाएगा, तो अगेन वही खेल हो गया जो कि वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पे था, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, i इंटू कॉस ऑफ 2i पाई, और ये वही i के इक्वल आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू और RHL तो बराबर है ना, बट LHL में दिक्कत है। कंटिन्यूस होने के लिए हम क्या बोलेंगे कि f ऑफ i दिस शुड बी f ऑफ i प्लस दिस शुड बी f ऑफ i माइनस। तो यहाँ से एक चीज़ आप सोच सकते हो कि ये दोनों तो वैसे ही बराबर देख ही रही है ना, ये दोनों और बराबर कर देते हैं। ये दोनों बराबर होने का मतलब i इज इक्वल टू माइनस आई कब होगा, 2i इज इक्वल टू 0। तो ये i जब 0 होगा ना तब जाके ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अन्यथा अगर कोई x की नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमेशा डिसकंटिन्यूस ही होगा। और हमसे पूछा क्या है डिसकंटिन्यूस का, तो A C D ये 3 ऑप्शन हमारे बनेंगे। बात समझ में आ गई। कंटिन्यूस होने के सब बराबर होना चाहिए, और जब i की वैल्यू ही 0 हो गई तो भाई ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कंटिन्यूस है ना, कहाँ, i इक्वल टू 0 पे, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे। देखे भाई, बोला गया इफ दिस इज अ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल में ए का रोल है ना हर एक ऑप्शन में, तो ए निकालना बनता है। ए निकालने के, अरे यार ये टेंजेंट है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ आप कि जो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2x प्लस 1। तो यहाँ पे जो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू c की वैल्यू मुझे मिल गई, है ना। m कितना 2, c कितना 1, है ना। और हमें टेंजेंसी की कंडीशन पता है हाइपरबोला के केस में क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो c की जगह कितना डाल दिया 1, a की जगह तो a स्क्वायर है ही, m की जगह कितना आ गया 2 इंटू 2 4 माइनस बी स्क्वायर की जगह कितना है 16, ठीक है ना। बी स्क्वायर की कितना 16, तो यहाँ से मेरे पास a स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी 17/4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई √17/2। बात समझे, a की वैल्यू कितनी आ गई √17/2। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अब हमें देखना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन राइट एंगल ट्रायंगल को फिट बिठाता है। जैसे कि मुझे ए ऑप्शन चेक करना है, तो ए ऑप्शन चेक करने के लिए अगर 2a कितना आएगा, 2a इसमें बनेगा हमारे पास कितना √17, है ना। तो √17 एक साइड तो ये हो गई, और दूसरी है हमारे पास 4 1। अब आप देख लो, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो बोलो 17 बनेगा, एंड इसका स्क्वायर करने पे भी 17 बन रहा है। तो बिल्कुल इन्होंने पूछा है कि कैन नॉट बी द साइड, तो बोलो ये अपना आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रू है, ये ट्रू है इसलिए ये अपना आंसर नहीं होगा। अच्छा बी ऑप्शन में देखो 2a 8 1, तो अगेन कोई मतलब नहीं है ना। √17 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे, छोटी वाली साइड का स्क्वायर करके ऐड करने पे 17 + 1 18 मिलेगा, और बट इसका स्क्वायर तो 64 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर होगा क्योंकि इन्होंने पूछा कैन नॉट बी द साइड, तो ये फॉल्स है, तो ये अपना आंसर है। सी ऑप्शन में देखो a 4 1, है ना, तो अगेन वही कहानी, ठीक है। ये कितना आएगा √17/2, सही है ना, √17/2। तो ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पे हमें 4 तो नहीं मिलेगा, 17 + 4 नहीं मिलेगा, तो ये भी अपना आंसर होगा, है ना, क्योंकि ये आंसर होगा फॉल्स। A42 में अगर देखो
तो ये भी नहीं बनेगा, है ना। √17/2 का स्क्वायर करोगे तो 17/4, और 4 का किया तो 4, सॉरी 2 का किया तो 4, 17/4 + 4, 16 + 17/4, तो ये 33/4 बनेगा, जो कि ऑफकोर्स 4 × 4 16 के बराबर नहीं है। तो ये भी अपना आंसर हो जाएगा, ये भी फॉल्स है। ठीक है भाई, देखिए भाई बोला गया है लेट f इज सच दैट r से 0,1 में कंटिन्यूस फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैव द वैल्यू 0 एट सम पॉइंट इन द इंटरवल 0 से 1। तो 0 से 1 में हमें देखने हैं कि भाई ये जो भी अपने ऑप्शंस हैं, है ना, हर एक बेसिकली जो भी ऑप्शन है वो एक तरीके का फंक्शन है। मान लो हमने इसको फंक्शन बोल दिया, g1x बोल दिया, इसको g2 बोल दिया, इसको g3 बोल दिया, इसको g4 बोल दिया। तो हमें ये देखना है कि g1x के क्या 0 से 1 में कोई रियल रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब बेसिकली उसका ग्राफ g1x का 0 से 1 में x एक्सिस को कट कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो ये सब चीज़ें पता करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि चलो ए ऑप्शन चेक करने के लिए g1x दिस इज इक्वल टू e⁻x माइनस 0 से x, और ये हो गया हमारा ft sin of t dt, है ना। तो एक बार इसका g1x का नेचर पता कर लेते हैं, कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या फिर कुछ और ही है, नॉन मोनोटॉनिक। तो g1x हमारे पास कितना आ जाएगा g1, अच्छा उससे पहले ना देखते हैं इसकी ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं मान लो कि सपोज करो कि g1 इंटू हमें 0 से 1 के बीच में देखना है ना, और फंक्शन कंटिन्यूस है। फंक्शन कंटिन्यूस कौन है, f(x) कंटिन्यूस है, तो क्या g1x भी होगा, बिल्कुल होगा। ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में अगर पहले मैंने ये चेक कर लिया कि g1 0 इंटू g1 1 की जो वैल्यू है उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नेगेटिव प्रोडक्ट आ रहा है और कैसा भी नेचर क्यों ना हो, चाहे ऐसे ऐसे जाए या कैसे ही जाए, है ना, नॉन मोनोटॉनिक भी हो, मोनोटॉनिक भी हो, डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग हो, कुछ भी हो, ये तो है ना कि रूट तो आ ही जाएगा, सम वैल्यूज़ के लिए वो 0 तो हो ही जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अपन ये कर लेते हैं कि g1 0 और g1 1 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो g1 0 जो है वो आ जाएगा कितना, 0 डाल दो, तो e⁻0 तो 1 माइनस 0 से 0 इंटीग्रेट करोगे तो 0 ही आएगा, तो g1 0 की वैल्यू तो 1 आ गई। नाउ g1 1 कितना आएगा वो निकालते हैं, तो वो आएगा हमारे पास e-0 से 1 ft dt, सॉरी ft इंटू साइन टी dt। अब देखो इसमें थोड़ा सा एस्टिमेशन अपन को करना पड़ेगा कि वैल्यू ये कहाँ से कहाँ जाएगी। मान लो कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी नहीं नेगेटिव आएगी, हमें ये पता करना है ना। तो पहली चीज़ तो सोचो कि जो ft है ना उसका कोडोमेन दे रखा है हमें 0 से 1, ठीक है, कोडोमेन ft का 0 से 1 है, ठीक है, और t की जो वैल्यू है वो 0 से 1 जा ही रही है, लिमिट है ना, क्योंकि ये जो लिमिट है वो t की वैल्यू तो है 0 से 1 जा रही है। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास में जो ft है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 के बीच में है, नो डाउट। जो साइन t है वो भी 0 से 1 के बीच में आएगा। कैसे, देखो यार साइन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ये π/2 है मान लो, हमें तो कहाँ से कहाँ देखना है, 0 से 1 देखना है। तो 0 से 1 में अगर मैं बात करूँ तो इतना ग्राफ मिलेगा, इतना ग्राफ मिलेगा, मतलब वैल्यू जो है वो मुझे 0 से 1 के बीच में मिलेगी। और एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर आप किसी भी नंबर में कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कैसे नंबर से, जो नंबर 0 से 1 के बीच में हो, तो ओवरऑल उसका मैग्नीट्यूड और कम कर देगा। मान लो पहले वो 4/5 नंबर था, उसमें मैंने अब आधे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 2/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे साइन टी से मल्टीप्लाई किया तो मैं इस बात से एकदम श्योर हूँ कि इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब फ़र्क क्या पड़ेगा, साइन टी जो है इनइक्वालिटी नहीं, दोबारा सुनो, मैंने क्या किया, एफ टी था वो 0 से 1 के बीच में, अब मैं जानना चाहता हूँ कि साइन टी इंटू एफ टी का रेंज क्या आएगा, है ना। तो जब मैंने साइन टी से एफ टी मल्टीप्लाई किया होगा तो पहले ये एफ टी जो था वो 0 से 1 के बीच में, अब मैंने 0 से 1 के बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 से 1 से और कम होगी। मान लो अगर पहले इसकी वैल्यू बताया ना 4/5 है, और मैं मल्टीप्लाई करें हो सकता है कि वैल्यू 2/5 होगी और कम होगी, बट अल्टीमेटली रहेगा तो 0 से 1 के बीच में, हमें यही चेक करना था। तो अच्छा, अब ये तो 0 से 1 के बीच में, अब इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। वैसे तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का इनइक्वालिटी में तो कोई मतलब है नहीं, बट हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम उसको एरिया से बता सकते हैं। तो 0 से 1 साइन टी एफ टी डी टी दिस इज लेस देन इक्वल टू डी टी, और ये आ जाएगा 0 से 1। मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, इधर तो करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फंक्शन ही 0 है।
ठीक है, तो इधर तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, यहाँ 1 आ गया। अब ये जो इंटीग्रेशन है ना वो 0 से 1 के बीच में अपना काम हो गया, है ना। हमें ये पता करना था कि ये जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो ये बेटा 0 से 1 के बीच में कोई एक नंबर है। अब आप सोचो इधर पड़ा E 2.7 समथिंग, उसमें से आप 1 भी अगर घटा लोगे तब भी पॉजिटिव ही रहेगा, हालांकि 1 है नहीं बट फिर भी ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया कि G1 जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात तो तय है ना कि G ऑफ 0 इंटू G ऑफ G1 जो है वो कैसा है, पॉजिटिव आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। तो उस तरीके से कि अगर फंक्शन जो है वो अब हमें फंक्शन का नेचर पता करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हाँ हमने दुविधा में डाल दिया। अगर मान लो सपोज करो कुछ इस तरह का सिनेरियो हुआ तो कि G0 वैल्यू ये आ रही है एंड G1 पे वैल्यू जो है वो ये आ रही है और फंक्शन इस तरीके से चला जाए, तब भी तो वो आ ही जाएगा ना, रूट तो आ ही जाएंगे ना, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन कैसा है, नॉन मोनोटोनिक है या मोनोटोनिक है वगैरह, और नॉन मोनोटोनिक है तो फिर तो बहुत भारी सवाल हो जाएगा। तो अपन को आई थिंक कहीं ना कहीं ये मोनोटोनिक ही निकल आएगा, फिर भी हमें श्योरिटी के लिए चेक तो करना बनता है। तो G1 डैश कितना बनेगा e की पावर x माइनस, इसको डिफरेंशिएट करोगे लेबनिज के थ्रू तो बनेगा fx इंटू साइन ऑफ x, ये बन गया। अब सोचो कि G1 डैश x जो है वो ये बना, और x तुम्हारा कहाँ से गए 0 से 1 है ना। तो ये वाली जो चीज़ है वो कहाँ से कहाँ चलेगी 1 से e, ये वाला जो चीज़ है वो कहाँ से कहाँ जाएगी 1 से e, ओपन ही ओपन कर देता है। अच्छा अगेन वही वारदात फिर से सामने आ रही है कि fx जो वो 0 से 1 ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और जो sin x है वो भी 0 से 1 ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, क्योंकि x तुम्हारा 0 से 1 में ही बात करनी है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये नंबर जो है वो 0 से 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं रह जाएगा, है ना, 0 से 1 के बीच में ये नंबर कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसमें से जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू भी 1 से बड़ी है, उसमें से अगर अपन मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटी वाली वैल्यू घटाओगे तब भी हमें ये पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो G1 x है वो इंक्रीजिंग नेचर का है, और अगर इंक्रीजिंग नेचर का है तो फॉलो अब हम बहुत ही ज़्यादा श्योर हैं कि G0 इधर है ना इंक्रीजिंग नेचर का है। तो कुछ इस तरीके की कहानी रही होगी, है ना, और ऑफ कोर्स ग्राफ इस तरीके से कुछ बन रहा होगा, है ना। बस बढ़िया है ना, कोई रूट आ ही नहीं सकता, अब तुम श्योर है ना। तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा ए। बी ऑप्शन में आओ, ठीक है। बी ऑप्शन में हम क्या देखने वाले हैं कि ये तो बहुत सिंपल है। देखो इसको ऐसे देख लो, x की पावर 9 माइनस fx है, इसको अपन ने बोल दिया कि G2x ये है। अगर x की पावर 9 का मैं ग्राफ बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, और 0 से 1 की बारे में बात कर रहे हैं तो ये कहीं यहाँ बनेगा 0 से 1, इतना पोर्शन मान लो ये बना, ठीक है। और इतने ही पोर्शन का चलो बना भी देते हैं अपन, तो इसको हटाओ। x की पावर 9 का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन गया, ये 0 और ये मेरा 1 पे वैल्यू ऑफकोर्स आपको कितनी मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। ये x की पावर 9 का ग्राफ है। अब जब उसमें से तुम fx माइनस करोगे, और fx का कोड मैंने बताया कि 0 से 1 के बीच में, तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू घटेगी, और जब घटेगी तो ये जो ग्राफ है वो थोड़ा सा तो नीचे शिफ्ट होएगा ही होगा, और जैसे ही वो नीचे शिफ्ट होएगा तो एक रूट तो पक्के से अपना आने ही वाला है, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा बी, मतलब बी आंसर होगा, और भी चेक करना पड़ेगा। सी में आओ। सी में क्या बोला गया fx प्लस सम क्वांटिटी, तो ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी कैसे हो गया, है ना। इसमें उतना मेहनत नहीं करना जितना हमें ए ऑप्शन में करना पड़ा था। fx हमें पता है कि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ही, ये जो अंदर पड़ा है ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, जो लिमिट तुम्हारी वो पॉजिटिव है ना। तो अल्टीमेटली ये जो आंसर आने वाला है वो भी पॉजिटिव ही आएगा, है ना। अभी निकाला भी था थोड़ी देर पहले कि भाई इसका जो आंसर आ रहा है वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है। ये हमने कब देखा था 0 से 1 पे लिमिट पे, 0 से π/2 अगर लिमिट कर दोगे तब भी ये हमारा क्या बोलते हैं पॉजिटिव ही आएगा, है ना। क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो वैसे 0 से 1 है, ये कहाँ चला जाएगा, ये 0 से 1 को थोड़ा और टच करने चला जाएगा, पता है ना, ये अगेन यहाँ पे रह जाएगा। अभी मान लो 0 से 0.8 तक था वो पहले, अब 0 से 1 एक्चुअल में हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली फिर भी 0 से 1 ही रहेगा, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, ये भी पॉजिटिव है। अब जब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्स एक्सिस तो ऊपर ही रहेगा, है ना। चाहे वो घूमे फिरे नाचे गाए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन रहेगा वो एक्स एक्सिस से ऊपर ही। तो वो एक्स एक्सिस कभी कट या टच करेगा नहीं,
तो बोलो इसके भी कोई रियल रूट नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन भी गया। नाउ डी ऑप्शन में बात कर लेते हैं। डी में देखो क्या बोला है, एक्स माइनस एफ टी कॉस टी डी टी, ये दे रखा है। तो पहले तो वही है ना, इसको हमने क्या नाम दिया, g4x, ठीक है। तो g4 निकालते हैं एक बार। g4 जो आएगा वो 0 माइनस 0 से π/2 और ये हो गया एफ टी कॉस टी डी टी। तो ये तो नेगेटिव आ गया है ना, ये तो नेगेटिव आ गया साफ साफ। अभी बताया था ये वैल्यू जो वो 0 से 1 के बीच में आएगी है ना, तो ये तो नेगेटिव आ गया। तो g4 बताओ कितना आएगा, 1 माइनस 0 से π/2 माइनस 1 एफ टी कॉस टी डी टी। देखो ये भी मज़ा आ गया है ना, यहाँ मतलब मज़ा तो क्या, ये भी अपन ने कर लिया। 1 में से हम वो वैल्यू माइनस करने जा रहे हैं है ना, हम 1 में से वो वैल्यू माइनस करने जा रहे हैं जिसकी मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी 1 से कम है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप ये समझ गए, ये लिमिट देख के घबराए ना, बाकी सारी चीज़ सेम है, ये लिमिट बेसिकली और खिसक गई पीछे, π/2 माइनस 1 हो गया। तो अब जो आएगा ना, अब जो कॉस का ग्राफ, अच्छा चलो कॉस की बात कर लेते हैं। देखो यार कॉस का क्या होगा, कुछ इस तरीके से रहता है, ये हो गया 0, ये हो गया π/2 में -1 कर दोगे तो यहाँ पे कुछ गाड़ी रुकेगी π/2 - 1 और उसमें वैल्यू कुछ यहाँ आएगी। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू हमें कॉस लेगा वो ये वैल्यू लेगा, फिर भी 0 से 1 के बीच में रहने वाली है ना। तो ये वाला 0 से 1 के बीच में मल्टीप्लाई किया तो और 0 से 1 के बीच में फिर इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा 0 से इधर यहाँ पे जो है π/2 - 1 बनेगा, और जो खुद से वो भी तो 1 से कम ही है ना, π/2 - 1, क्योंकि 1.57 में से -1 करोगे तो 5.57 समथिंग से भी कम आ गया ये तो, ठीक है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है वो बेसिकली कुछ पॉजिटिव रहेगी बट 0 से 1 के बीच में रहेगी। अगर हम ब्रॉड रेंज में बोलें, ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट ना करें है ना, तो ये घटने के बाद पॉजिटिव रहेगा। तो बस अपना काम हो गया ना, g40 इंटू g41 जो है वो नेगेटिव आ गया ना यार, अगर आ गया तो रियल रूट आ जाएगा, तो आंसर बी और डी होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन देखिए भाई, बोला गया था साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द ट्रायंगल हैज एरिया 24 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड। तो मान लेते हैं कि भाई एपी में है तो साइड की जो a - d 3 नंबर मानते हैं ना एपी में, a + d इस तरीके से। अब हमें, क्योंकि अगर हमें क्या बोलते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होना चाहिए, तो हमें ये भी श्योरिटी होनी चाहिए कि कौन सी साइड बड़ी है। तो मान लेते हैं उसके लिए कि d जो है वो पॉजिटिव है ना, एंड ऑफ कोर्स साइड लेंथ है a तो वो भी पॉजिटिव होगी, ठीक है, और a - d भी पॉजिटिव होगा, सही है ना। ये तो बस जस्ट मैंने ऐसे प्रिकॉशन टाइप से ले लिया कि भाई क्योंकि ये साइड लेंथ को डिनोट करेंगे ना, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। डी पॉजिटिव लेने के पीछे पर्पज़ ये है कि ये इंक्रीजिंग एपी टाइप का बन जाएगा, जिससे कि मैं एकदम क्लियर कट बोल सकता हूँ कि ये वाली जो साइड लेंथ है वो सबसे बड़ी होगी, मतलब ये हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना कि a + d का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, आप d को नेगेटिव ले लेते तो यहाँ पे a - d का होल स्क्वायर कर लेते, ठीक है। अभी ये लिया तो इस हिसाब से a² + a - d का होल स्क्वायर, बोलो ऐसे बनेगा, सही बात है, सही बात है। तो इसको इधर लेके आ गए तो a + d का होल स्क्वायर माइनस का a - d का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a²। तो a² - b² a + b, तो ये आ जाएगा कितना 2a इंटू दिस माइनस दिस करूँगा तो ये आ जाएगा कितना 2d, दिस इज इक्वल टू a²। तो a से a उड़ा दिया तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4d, a इज इक्वल टू 4d बन गया हमारा। बात समझ में आ गई। तो बस काम ख़त्म तो नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल की साइड्स होंगी वो 4d - d 3d 4d एंड 5d कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना। और हमें ये भी पता है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल ये इस तरीके से, तो इसको 5d और इसको चलो 3d बोल देते हैं, इसको 4d बोल देते हैं। तो हमारे पास जो एरिया आएगा है ना वो कितना आएगा, हाफ ऑफ 4d इंटू 3d, और ये किसके बराबर हो जाएगा 24 के। तो 4 तिया 12 2, तो ये आ जाएगा कितना d² इज इक्वल टू 4। तो d की दो वैल्यू आएगी +-2, बट क्योंकि स्टार्टिंग में हमने +2 पॉजिटिव बोल के चले थे इसलिए हम यहाँ पे d+ ले लेते हैं 2। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि इन्होंने तो बोला स्मॉलेस्ट साइड बता दो, है ना।
तो आप d इजिकल 2 लेने के बाद में जो साइड लेंथ निकल के आएंगी, ठीक है, वो ऑफकोर्स पॉजिटिव निकल के आ जाएंगी और हमें दिख भी जाएगा कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। तो ये वाली सबसे छोटी होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 × 2 6, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट साइड की जो लेंथ होगी वो होगी 6, तो ये आंसर बनेगा। देखिए बोला गया है फॉर हाउ मैनी वैल्यू ऑफ p द सर्कल दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट। ये सर्कल है और बोला गया है कि एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट होने चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। तो कैसे कैसे हो सकता है जरा समझते हैं। पहले तो सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -1, -2। तो मतलब ये सर्कल है वो 3rd क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सर्कल जो है वो कहाँ है भाई, 3rd क्वाड्रेंट में है, ठीक है भाई। सर्कल जो है वो 3rd क्वाड्रेंट में है, तो कुछ इस तरह का होगा। अब यार ये सर्कल क्या क्या कर सकता है, जरा इसकी भी सुन लेते हैं। -1, -2 इधर, और जो सर्कल है वो 3 पॉइंट पे करें। तो एक तो ये हो सकता है कि सर्कल जो है ऑरिजिन से पास कर लें, समझ रहे हो। सर्कल अगर ऑरिजिन से पास करेगा तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, समझ गए ना। सर्कल अगर ऑरिजिन से पास कर जाएगा तो 3 पॉइंट पे आ गया ना, एक तो ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। एक वन ऑफ द केस ये हो सकता है। और क्या हो सकता है ज़रा उस पर भी विचार कर लेते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है देखो यार, और तो ये हो सकता है कि, और ये हो सकता है कि सर्कल कुछ इस तरीके से हो, मतलब ऑरिजिन से पास ना करे। ऐसे आया तो 4 पॉइंट पे कट जाएगा, बट हमें 3 पे कराना है, तो एक को टच करा देते हैं और दूसरे को कट करा देते हैं, कुछ इस तरह का। एक ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि एक्स एक्सिस को कट करे एंड वाई एक्सिस को टच करे, ठीक है। तो इस तरह की कहानियाँ हैं जो कि हो सकती है ना। अब अपन देख लेते हैं क्या हो रहा है, अल्टीमेटली होना क्या है, ठीक है। तो इस वाले के लिए हम क्या लिखेंगे कि भाई ऑफकोर्स ऑरिजिन से गुजार दो इसको, और ऑरिजिन से जब पास कराओगे तो ऑटोमेटिकली 0 0 0 0 -p = 0। तो -p = 0 मतलब p की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p = 0। तो ये तो कुछ नहीं हो गया। अच्छा, इस वाले के केस में क्या बोलोगे, इस वाले के केस में क्या बोलते हैं, अच्छा इंटरसेप्टेड लेंथ तो पता ही है, उसके फॉर्मूले उससे लिख लेते हैं, है ना। x इंटरसेप्ट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ √of g² - c, है ना, ये होता है। अभी x इंटरसेप्ट इसमें तो 0 आ रहा है क्योंकि ये तो टच करके चला गया ना। अगर 0 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, g की जगह कितना होगा, ठीक है, मतलब -g होता है ना ये, तो g कितना हो गया 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 - c, और c की जगह कितना है माइनस का p, तो p ऐसा बनेगा। तो यहाँ से कितना आ गया, p = -1। लेकिन सिर्फ इसने से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस p की वैल्यू पे इस p की वैल्यू पे ये y इंटरसेप्ट भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि y इंटरसेप्ट आ ही नहीं रहा। तो y इंटरसेप्ट जो होगा, है ना, वो हमारे पास कितना बनेगा ट्वाइस ऑफ f² - c, और वो हो जाएगा कितना, वैल्यू रख दिया ना मैंने, चलो नहीं रखते, है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, y इंटरसेप्ट आने के लिए। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, f² f की जगह कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + p, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो p की जो वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन -4, ठीक है। और जो -1 है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। -1 जो है यहाँ रखोगे तो -1 = -4 होता है ना। तो बिल्कुल p की वैल्यू -1 जो है वो एक्सेप्टेबल है, जिससे कि केस 2 की लाज रख पा रहे हैं। केस 3 में आओ। केस 3 में भी क्या करना है अपन को, हाँ, y इंटरसेप्ट वाले को तो 0 कर दो,
मतलब एफ स्क्वायर प्लस पी जो है वो 0 हो जाएगा। एफ स्क्वायर की जगह वही 4 प्लस पी 0 कर दिया तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। और जो एक्स इंटरसेप्ट वाला है वो कितना आ जाएगा अपने पास 1 प्लस पी। ठीक है, 1 प्लस पी आएगा ना इसके अंदर, वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट को तो जिंदा रहना ना। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 से बड़ी। तो -4 जो है -1 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने पूछा है कि फॉर हाउ मैनी वैल्यू ऑफ पी, तो पी की 2 वैल्यू आ रही है, एक -1 और एक 0। तो जो आंसर बनेगा दैट इज 2। समझ में आई? देखिए भाई, बोला गया है फॉर अ रियल नंबर अल्फा इफ द सिस्टम ऑफ दिस ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो यार, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होने का क्या मतलब है ना? आप समझ रहे हो? ये तो बेसिकली जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आएगा, x प्लस एल्फा वाई प्लस एल्फा स्क्वायर जेड दिस इज इक्वल टू 1। दूसरा वाला इसको उससे करोगे तो ये आएगा कितना, एल्फा एक्स प्लस वाई प्लस एल्फा जेड दिस इज इक्वल टू -1। इसको करूँगा तो ये आएगा एल्फा स्क्वायर एक्स प्लस एल्फा वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये सिस्टम है। ठीक है, ये है सिस्टम। अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो ऑब्वियसली बात है डेल्टा को तो 0 होना ही पड़ेगा, है ना? तो डेल्टा 0 करते हैं। तो डेल्टा को 0 होने का मतलब हो गया क्या, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, 1 एल्फा एल्फा स्क्वायर, मतलब वो यहाँ से भी तुम लिख सकते थे बट मैंने ऐसे तुम्हें फैमिलियर करने के लिए इस तरीके से लिखा। तो ये चीज़ 0 कर दो, है ना? ये चीज़ 0 करते हैं, चलो ठीक है, ओपन ही कर देते चटाक से, इसके अबाउट ज़्यादा नहीं सोचते। इसको हटाया तो कितना आएगा, 1 माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, ये गया ये गया, ये कितना आएगा, अल्फा माइनस एल्फा क्यूब प्लस एल्फा स्क्वायर, तो ये गया ये गया ये गया, अल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस का एल्फा की पावर 4, ये तो 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया अल्फा की पावर 4 माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बन गया परफेक्ट स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। सही है। अब ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि डेल्टा 0 तब भी हो सकता है जब नो सॉल्यूशन वाला केस बने, याद आ रहा है? ठीक है, मतलब ऐसा बोलते हैं अपन कि भाई अगर डेल्टा 0 है ना, तो क्या डज दिस इम्प्लाई कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होंगे, है ना? सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। उल्टा हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर है तो डेल्टा 0 तो हो गया होगा, बट डेल्टा जो है वो 2 अल्फा की वैल्यू पे 0 हो रहा है, तो रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं है ना? अच्छा, हमसे पूछा ये है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू या तो कितनी होगी, अल्फा स्क्वायर करोगे तो वो तो बन ही आ गया, और प्लस अल्फा, तो यहाँ पे तो +-1, तो इसकी जो वैल्यू है वो या तो 3 आएगी या फिर 1 आएगी। अब हमें ये पता करना है कि आंसर 3 होगा या 1 होगा, तो उसके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? बच्चा कभी कभी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 पे भी जाता है, और जाना कोई गुनाह नहीं है ना? पहली बार में यही मन में आएगा कि हाँ मैं ये चेक कर लेता हूँ कि अल्फ़ा इक्वल टू 1 पे, या मैं अल्फ़ा इक्वल टू 1 चेक करना चाहता हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू 1 पे डेल्टा 1 की वैल्यू 0 तो नहीं आ रही। ठीक है, मतलब बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे, जब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब 0 हो जाए किसी भी एक अल्फ़ा की वैल्यू के लिए, या दोनों के लिए तो दोनों ही ठीक है, बट दोनों के लिए तो हो नहीं सकता क्योंकि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बात है एक ही होगा, इतनी तो बुद्धि अपन लगा ही सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या चेक करना है, हमें करना है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो है वो किस अल्फ़ा की वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, -1 वाले के लिए या फिर +1 वाले के लिए। लेकिन यार ये थोड़ा सा भारी काम लगता है, सोचने में आसान है लेकिन करने में थोड़ा मुश्किल। तो क्यों ना अपन एक काम करें, थोड़ा सा इसको, ये बेसिकली प्लेन की इक्वेशन को तो रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से सोचा कि भाई प्लेन की इक्वेशन है ना? तो अगर मैं अल्फ़ा इक्वल टू 1 रखता हूँ तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 के लिए जो सिस्टम होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर भी कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू 1। अब आप खुद बुद्धि लगाओ कि वो प्लेन की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। ये P1 प्लेन, P2 प्लेन, P3 प्लेन, P1 P2 तो दोनों प्लेन सेम ही हो गए, तो अल्टीमेटली P1 और P2 प्लेन तो कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आके बैठ गए होंगे, है ना?
ये तो P1 P2 प्लेन हो गए। तीसरा वाला जो है, दूसरा वाला जो है वो बेसिकली है ना, ये चीज़ सेम नहीं है, ये -1 हो गया, तो एक कांस्टेंट में फ़र्क है तो इधर वाला पोर्शन तो एग्जैक्टली सेम है। तो इस प्लेन का डी आर, इस प्लेन का डी आर, इस प्लेन का डी आर तो सेम ही है, मतलब तीनों प्लेन हम ये बोल सकते हैं पैरेलल है। इवन ये दोनों प्लेन तो एक ही प्लेन है, तो वो तो इधर आ गया। अब जो तीसरा प्लेन है वो कुछ इस तरीके से, तीसरा मैं मतलब इसको बोल रहा हूँ P2 प्लेन बोल देते हैं, चलो P2 प्लेन जो है वो इसके पैरेलल है। अब देख लो भाई, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं, एक प्लेन ऐसे पड़ा है, एक प्लेन ऐसे पड़ा है, तो भैया नो सॉल्यूशन ही आ गया ना। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 जो है वो किसका केस है, नो सॉल्यूशन का केस है। समझ में आ गया। तो नो सॉल्यूशन का केस ये है, तो ऑब्वियस ये बात है कि बचा कुचा जो है अल्फा इज इक्वल टू -1 जो है वही हमारा इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस होगा तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1। तो 1 अपना करेक्ट आंसर बनेगा। समझे, इस तरीके से करना है। देखिए भाई, बोला गया है वर्ड ऑफ लेंथ 10 आर फॉर्म यूजिंग द लेटर ABCDE, ये जो भी है जे तक कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो 5 हो गया और ये 5 10, ठीक है। लेट x बी द नंबर ऑफ सच वर्ड वेयर नो लेटर इज रिपीटेड, ठीक है। 10 लेटर का वर्ड बनाना और 10 ही लेटर है, तो और नो वर्ड रिपीटेड, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे 10 फैक्टोरियल, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। बाई विद द नंबर ऑफ सच वर्ड वेयर एग्जैक्टली 1 लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस, नो अदर लेटर इज रिपीटेड, ठीक है। एग्जैक्टली एक ही लेटर रिपीट करेगा, वो भी 2 बार करेगा, और कोई लेटर रिपीट नहीं करेगा, और हमें बनाना है 10 लेटर का वर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई एक लेटर तो छूटेगा, ठीक है। एक लेटर कोई ना कोई तो छूटेगा। 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्स्ट्रा बना देते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आएगी जरा सोचो। सबसे पहली चीज़ तो ये तुम्हारे मन में आएगा कि जब लेटर वर्ड बनाओगे तो भैया कौन सा लेटर है जो रिपीट करने वाला है, तो 10C1 है ना। 10 में से कोई सा भी एक लेटर लिखा, मतलब 10C1 लिखते हैं, हमने सभी को बराबर मौका दे दिया कि कोई भी लेटर रिपीट कर सकता है, किसी के साथ में कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। अब जो लेटर रिपीट करेगा, ठीक है, वो मान लो चुनने में आ गया लेटर, सपोज़ कि वो B लेटर है जो कि रिपीट करने वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई एक लेटर तो छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, छूट जाएगा। अच्छा, उसके बाद में हमें बनाना है 10 लेटर का वर्ड। तो जब जो B लेटर है वो रिपीट करेगा तो मन में ये भी आएगा कि भाई ये B लेटर आएगा कहाँ, क्योंकि 2 जगह रखना है। अब 10 प्लेस है हमारे पास में, तो ये कहाँ रखेंगे अपन, तो वही हमने 10C2 से वो सिलेक्ट कर लिया। मान लो ये और ये प्लेस सिलेक्ट हो गया, आ गए, तो हमने चुपचाप यहाँ पे B और B रख दिया। तो जितना मैं लिख रहा हूँ उतना मैं काम भी कर रहा हूँ। ये मैंने लिखा तो B चुपचाप इधर आ गया, ये मैंने लिखा तो B यहाँ के बैठ गया। 10 में से कोई सी 2 जगह चुननी थी, चुन ली मैंने, ये आगे बैठ गया। बाकी मेरे पास 8 जगह है और 9 लेटर है, ठीक है ना। 9 लेटर मेरे पास अवेलेबल है, A C D E F G H I J, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 लेटर अवेलेबल। तो भाई इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, 9 तरीके है ना, वही अपन सिंपल सा गणित लगाते हैं। इस प्लेस को फिल करने के कितने, 8 तरीके। इस प्लेस को फिल करने के लिए 7, इसको 6, इसको 5, इसको 4, इसको 2, इसको 1। कुछ गड़बड़ की है, 4 के बाद 2 कैसे, 3 भी तो आएगा भाई, ठीक है। इसको 3, अरे रे ये तो पहले से भरा हुआ है। इस प्लेस को 3, इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, 2 तरीके। तो समझ में आ गया। सबसे पहले अपन ने एक लेटर सिलेक्ट करा, B आ गया, उसको कहाँ बैठाना है, 10C2 सिलेक्ट किया, बैठा दिया। उसके बाद अपने पास 9 लेटर 8 जगह है ना, तो बस शुरुआत कर दी। तो ये आ जाएगा कितना, 9 × 8 अप टू 2 तक जाएगा। तो इसको मैं 9 फैक्टोरियल लिख दूँ तो कोई बुराई थोड़ी है। अबे 9 फैक्टोरियल में 9 से लेके 1 तक का कंटिन्यूस प्रोडक्ट चलेगा, है ना। और 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी आप यहाँ पे क्या लिखने वाले थे, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कर दो ना, क्या दिक्कत है। चलो तो बस ये आ गया भाई, समझे कि नहीं समझे। चलो भाई आगे देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये तो हो गया 10 × 9, तो ये तो 10 फैक्टोरियल बन गया। 10C2 कितना होता है, 10 × 9 / 2, तो 10 फैक्टोरियल तो ये हो ही गया। और ये कितना हो गया, 5, 9 पंजे 45, तो 45 × 10 फैक्टोरियल बना। अब हमें जो आंसर करना है y
45 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 इंटू एक्स जो है वो 10 फैक्टोरियल है, तो ये तो सीधे सीधे इससे गया 9 पंजे 45, तो आंसर कितना आ गया 5। तो ये मेरा आंसर बनेगा, समझे। देखिए भाई बोला गया है लेट एफ इज सच दैट आर टू आर बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ जीरो की वैल्यू दे रखी है, एफ ऑफ पाई बाई टू दे रखा है, एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 दे रखी है, इफ जी एक्स इज इक्वल टू ये सब दे रखा है, और x तुम्हारा 0 से पाई बाई 2 है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 जी एक्स। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे इस पर थोड़ा गौर फरमाओ जी एक्स पे, है ना, तो तुम्हें लगेगा कुछ तो है। ठीक है, मतलब कुछ तो है, मतलब कुछ तो है, क्या है देखो, x से पाई बाई 2 ये जा रहा है ना, ये देखो एफ डैश टी लिखा हुआ है ये, और ये एफ टी लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोसेक टी लिखा हुआ है, और ये जो पूरा का पूरा ये चीज़ लिखा हुआ है बेसिकली कॉशेक का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है क्या गेम खेला जा रहा है। ये लिखा है एफ टी इंटू क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कोसेक टी का होल डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल से यही करोगे ना, पहले इसको रोका, सॉरी इसको डिफरेंशिएट किया, चलो है ना, उसके हिसाब से देख रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट, इसको रोका, प्लस इसको रोका, इसको डिफरेंशिएट किया, तो माइनस का कोसेक टी इंटू कॉट टी आएगा ना। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात। तो ये गेम है, तो ये गेम क्या है, एफ टी इंटू कोसेक टी का होल डैश। ठीक है, और ये हो गया डी टी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ टी कोसेक टी, और लिमिट लगा दी हमने कहाँ से कहाँ तक, x से पाई बाई 2, बस ये बनेगा। सिंपल सिंपल है ना भाई। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, मतलब ठीक है। अभी ये डैश लगा हुआ, इसको तुम ऐसा देखो ना, डी ऑफ दिस डिवाइड बाई डी 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 कर गया, तो डी ऑफ दिस पड़ा है ना, तो जब वो इंटीग्रेट हो गया तो ये बनेगा, फिर लिमिट लगा दी, सिंपल, ये करा है, कुछ नहीं करा। तो यहाँ पे कितना बना जी एक्स, तो ये हमारे पास जी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब पाई बाई 2 डालूंगा तो ये आएगा एफ ऑफ पाई बाई 2 इंटू कोसेक पाई बाई 2 जो कि 1 होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू कोसेक ऑफ एक्स। सही है, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 मेरे को 3 दे रखा है, तो जी ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू कोसेक ऑफ एक्स। चाहे तो इसको नीचे लेके आ जाऊँ क्या, साइन एक्स लिख देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो ये जी एक्स मेरे पास ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, लिमिट निकालनी है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 3 माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स। तो फंडामेंटल ऑफ लिमिट के अकॉर्डिंग है ना, मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ लिमिट को इंडिविजुअल पे, तो 3 की लिमिट तो 3 ही आ जाएगी, माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, है ना। सेपरेट भी मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि भाई ये तो फाइनाइट आ ही रहा है इसकी फंक्शन की लिमिट, और इसकी जो है 0 डालूंगा तो 0, ऊपर भी 0, तो एफ 0 की वैल्यू कितनी तरीके 0, तो 0 बाई 0 इंटीग्रल फॉर्म बन रही है, तो आगे चल के सॉल्व तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 माइनस, अब ये भी बताया था कि 0 बाई 0 इंटीग्रल फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही है, बन रही है। ठीक है, 0 बाई 0 इंटीग्रल फॉर्म बन रही है, लॉपिटल लगा लो, तो ये कितना बनेगा एफ डैश 0, नीचे कितना आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स, नॉट कॉसेक, कॉस ऑफ एक्स, तो 3 माइनस एफ डैश एक्स लिखूँ पहले तो बाद में 0 डालूंगा। ठीक है, अब 0 डाल के एक बार चेक करो, तो एफ डैश 0 बनेगा ये, और नीचे कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 0 1, तो एफ डैश 0 की वैल्यू दोनों दे रखी है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए भाई बोला गया है कॉलम 1 2 3 कंटेन कॉनिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कॉनिक एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्पेक्टिवली। तो आप देख रहे हो कि भाई इस तरह का रूपरेखा बना के दिया है इन्होंने, और पहले में तो कॉनिक ही है ना, उसकी टेंजेंट और उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो अपन एक काम करते हैं कि पहले इनका मैच जो है हम खुद ही कर लेते हैं। जैसे कि पहला वाला जो सर्कल है, तो फर्स्ट वाले का जो मैच होगा किससे मैच हो जाएगा, इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म, है ना, बिल्कुल ये वाली बनेगी, तो ये वाला सेकंड हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपना क्या हैगा, अच्छा ये तो पता है पैराबोला का होता है ना, और ये जो है ये वाला हाइपरबोला के लिए होगा,
और ये वाला एलिप्स के लिए होगा, तो ये वाला सर्कल के लिए होगा। ठीक है, तो पहला क्यू, सॉरी पहला दूसरा क्यू, तो इसका मैच हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाला जो कॉनिक है वो क्या है, वो है एलिप्स। ठीक है, वो है एलिप्स, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो है एलिप्स। एलिप्स है तो एलिप्स की जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी इन स्लोप फॉर्म वो ये होगी, है ना। वो यहाँ फंसा रह जाता है कि बी स्क्वायर आता है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 1 लिखा हुआ है, तो इसका हो गया रोमन 4। और एलिप्स का मैंने क्या बताया था, हाँ ये -1 आ रहा है तो ये हाइपरबोला का, ये एलिप्स का है, तो ये हो गया आर। और थर्ड वाले का अगर देखें, थर्ड वाला पैराबोला है, पैराबोला का हो जाएगा कितना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई टेंजेंट की इक्वेशन, है ना। तो थर्ड वाले का हो गया पहला रोमन में और p हो जाएगा। फोर्थ वाला जो है हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला का टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी थर्ड वाली, है ना, और ये आ जाएगा s। तो ये वाला है। अब मैंने ये इसलिए निकाल दिया कि मान लो अगर गलती से इन्होंने इसका इसके साथ और फिर इधर बिठा दिया तो बेशक वो तो गलत ही होगा ऑप्शन, तो ऐसे थोड़ा जल्दी हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। तो सेकंड थर्ड आर, तो बेसिकली ये तो गया रूल्ड आउट। फोर्थ 3s, तो इसमें मुझे चेक करना है। ठीक है, फोर्थ 4, तो ये भी गया 4 ठीक है। 4 का किसके साथ कनेक्शन, थर्ड के साथ में, तो ये भी गया। सेकंड का किसके साथ में कनेक्शन है, 4 के साथ और फिर आर, तो ये मुझे दोनों चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए मुझे गिवन डाटा का यूज़ करना पड़ेगा। अब गिवन डाटा क्या है, टेंजेंट टू द सुटेबल कॉनिक इन द कॉलम 1 एट इतना इज़ फाउंड टू बी इतना। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो देखो यार यहाँ से स्लोप कितना आ रहा है, पहले तो बताओ स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस का √3/2। सही, स्लोप आ गया मेरे पास। अच्छा, और जो कॉनिक है वो उससे पास कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि हमें सेकंड और फोर्थ पे डाउट है, मतलब हम तो चीज़ों को और फिल्टर करेंगे ना, अपने लिए क्यों मुसीबत बढ़ाएंगे, तो हम सेकंड और फोर्थ में ट्राई मारते हैं। सेकंड में हमारे पास एलिप्स और फोर्थ में हमारे पास हाइपरबोला। तो देखो यार, अगर मैं एलिप्स की बात करूँ, ठीक है, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, सेकंड की बात कर रहे हैं जो कि एलिप्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाले तो ऑफकोर्स ये पॉइंट भी तो कॉनिक पे ही होगा ना, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो 3 + a स्क्वायर इंटू 1/4 दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 3a² दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, अब अगर ये कॉनिक एलिप्स है तो एलिप्स का है 4 नंबर मतलब ये वाला। तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन देख लेते हैं कि ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए की वैल्यू रख दी मैंने, ए स्क्वायर की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे 4, तो 4m² प्लस 1 बनेगा। ठीक है, m की वैल्यू अगर मैं -√3/2 रखता हूँ तो बस मुझे चेक करना है कि जो c की वैल्यू है वो सेम आ रही कि नहीं आ रही। तो दिख रहा है साफ साफ कि इधर तो वैल्यू पॉजिटिव है ना, और इधर भी वैल्यू पॉजिटिव आ ही जाएगी, बट कितनी आएगी वो चेक करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 4 × 3/4 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, है ना, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। बिल्कुल मैच कर गया इससे, बिल्कुल कर गया, क्योंकि इसको आप कन्वर्ट तो करो, y इज इक्वल टू माइनस का √3/2 x प्लस 2। सही है, तो c की वैल्यू 2 आ रही है, m की वैल्यू -√3/2 एंड a की वैल्यू 2 लेने पे, है ना, अपने पास c की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब ये वाला मैच तो हो रहा है। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो फोर्थ वाले से कनेक्ट हुआ और उसका जो r है, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आंसर इज डी। ठीक है, ऐसे ही आप चेक करोगे इसके लिए, तो इसके लिए नहीं बैठेगा। फोर्थ वाले में फोर्थ 3s, ठीक है ना, तो दे तो इन्होंने सही रखा है, मतलब ये वाला अरेंजमेंट तो सही दे रखा है। तो अगर मान लो चेक करना है तो कर लो, यहाँ पे रखो जल्दी से, है ना, तो 3 - a²/4, तो उधर जाके 5, तो 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना,
5a²/4, तो यहाँ से a² की जो वैल्यू आएगी 12/5, सही है ना। और 12/5 और m की वैल्यू तो यही है ही, तो वो सेटअप बैठेगा नहीं, क्योंकि 3/4 ही आ जाएगा। 3/4 यहाँ पे रखोगे ना अल्टीमेटली, कहाँ पे, 3/4 इंटू इसका स्क्वायर 12/5, तो 12/5 इंटू 3/4 -1 भी कर लोगे तो ये हो गया कितना, 9 में से ये गया तो 4/5, ठीक है। तो ये कहीं से भी 2 के बराबर तो आने वाला है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये भी गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, डी। देखिए भाई अगला वाला सेम इसी का ही पार्ट है ना। इफ़ द टेंजेंट टू अ सुइटेबल, अच्छा पहले तो वो एक बार वो चेक कर लेते, जिससे कि हो सकता है थोड़ा सा हमें कम काम करना पड़े, तो वो मैं कॉपी करके ले आता हूँ इसको उधर, जिससे कि फटाफट से चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट के लिए हमें यहाँ पे पेस्ट कर लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। और इसको चलो अगले वाले पे भी ज़रूरत पड़ेगी तो अगले वाले पे भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यार, थर्ड का पहला और पी, थर्ड का पहला पी, तो बोलो, मतलब ये तो चेक करना पड़ेगा। थर्ड का दूसरा तो ये तो गया, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा तो ये भी दूसरा क्यों, ये भी चेक करना पड़ेगा, और ये तो चेक करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सेकंड का चौथा आर, ठीक है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। तो इन्होंने पूछा इज़ द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। y = x+8 है, तो एक एक करके थर्ड वाले चलो पहले देख लेते हैं। थर्ड में कौन है, पैराबोला है ना। तो पैराबोला पे अगर फिर बैठ जाता है मामला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई थिंक ये सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन थे, तो अपन को अगर एक आंसर मिल भी जाता तो कोई लोड नहीं है, ठीक है। मतलब होना तो वैसे ही है, करने के लिए तो मेथड तो आपको मिल ही गया, अगर आपको और ऑप्शन चेक करने में दिलचस्पी तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो y = x+8 है, तो यहाँ पे c की वैल्यू हो गई 8, m की वैल्यू हो गई 1, ठीक है ना। तो मुझे अभी क्या कर लेना चाहिए, पैराबोला दे रखा है, y² = 4ax दे रखा नहीं, मतलब हमें चेक करना है। तो मैंने 8,16 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है, तो 16 का स्क्वायर = 4a × 8 बनेगा, तो ये हो गया कितना, 16 × 16 डिवाइड बाई 8 × 4, दिस इज इक्वल टू a, तो ये हो गया 2, 2 से ये गया 2 और ये गया 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ठीक है भाई। a की वैल्यू 8 लेने के बाद अब मुझे टेंजेंट की इक्वेशन देखनी है, वहाँ से कि आ रही क्या, m की जगह 1 डाल दिया, तो x+8, बोलो सही बात है, तो सही बैठ गया ना, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो a आंसर आ गया। ऐसे ही आपको और भी चेक करना है, वो आप कर सकते हो। देखिए भाई इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें वही सेम, तो सेकंड के साथ मिलाया तो ये तो गलत है, सही जो है वो सेकंड का किसी और के साथ में है, ठीक है, सेकंड का फोर्थ के साथ में। फर्स्ट का भी इन्होंने गलत मैच किया है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड का पहला, तो इसको चेक करना पड़ेगा, और पहले का सेकंड का क्यू, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो चलो अपन एक बार फर्स्ट वाला चेक करते हैं। फर्स्ट वाला कौन है, सर्कल है, तो क्या बोला इन्होंने, a = √2, तो सर्कल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x² + y² = 2 is drawn a tangent to the suitable conic at the point of contact 1, -1, तो ऑफकोर्स 1, -1 भी, सॉरी -1, भी इस पे है पॉइंट, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। सही है, तो अपन एक काम करते हैं कि ये पॉइंट तो इस पे है ही, तो सर टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी कितनी, टेंजेंट की इक्वेशन एक बार तो हम पॉइंट से निकाल देते हैं, क्योंकि पॉइंट तो उसी पे ही है, तो x × -1 + y × 1, दिस इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा y = x+2, ठीक है। अब a और m के फॉर्मेट से a = हमारा कितना आ रहा है, √2, और m की वैल्यू कितनी है, 1,
इसकी हेल्प से हम देख लेते हैं क्या ये वाली जो मतलब इक्वेशन है, क्या इससे हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है नहीं मिलती है। तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए की जगह हमने √2 डाला, स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम, तो ये भी √2 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 2। बिल्कुल सही है ना। तो ये वाला अपना आंसर आ जाएगा। ये अपन ने पहला वाला चेक किया था, हाँ, तो डी आंसर बनेगा। ऐसे मान लो को तुम बी ऑप्शन भी चेक करना है तो वो भी कर सकते हो। थर्ड वाला ये है ना। तो पहली चीज़ तो हमने क्या किया, थर्ड वाला चेक कर रहे हैं, मतलब बी ऑप्शन की चेकिंग हो रही है। और यहाँ पे मैंने y की जगह मैंने -1 डाल दिया, सॉरी 1 डाल दिया। तो 1 इज इक्वल टू माइनस का 4a इंटू एक्स, सॉरी 4a, x तो गया, तो a की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो तो हो ही नहीं सकता। सॉरी, हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो गई है ना। अगर a की वैल्यू √2 है ना तो पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो पॉइंट है -1 का वो तो यहाँ होगा, वो तो इस पर हो ही नहीं सकता कब पे। तो ये तो वैसे ही हमने गलत कर दिया। तो कहने का मतलब क्या ना, हर तरीके से शिकंजे में अपन को इस क्वेश्चन को कसना है आंसर तक पहुँचने के लिए, जो सही लगे आपको साम दाम दंड। देखिए भाई, बोला गया है कि एक फंक्शन f(x) दे रखा है और फिर वही पैटर्न इन्होंने फॉलो करा है कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और इस तरीके के ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। जैसे कि चलो पहले अपन देख लेते हैं कि कॉलम 1 में है ना कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो बोला गया है कि f(x) इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंगिंग टू 1, e²। तो वही f(x) के रूट है कि नहीं है ये हमें चेक करना है। 1 से e² में तो हम ये निकाल लेते हैं f(1) इंटू f(e²), जो कि ऑलरेडी अपन ने मतलब इस कॉन्सेप्ट में एक बार तो पहले पूछ ही रखा है, मतलब अभी अपन ने सॉल्व करके निकले ही थे। अब फिर से इसी तरह की चीज़ें इन्होंने पूछ रखा है IMBT। तो f(1) वहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + 0 - 0, तो 1 आ गया। और f(e²) कितना आ जाएगा, जरा रखो, तो बनेगा e² प्लस का 2 माइनस का e² इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना, 2 - e², जो कि ऑफकोर्स 2 - e² एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो f(1) इंटू f(e²) नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, और फंक्शन कंटिन्यूस है। f(x) तो कंटिन्यूस फंक्शन है ही। ठीक है, तो 1 से e² में एक रूट f(x) का होगा ही होगा, है ना। तो यही बोला कि फॉर सम, तो एकदम सही बात है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखो, सेकंड बोला है f(x) इज इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंगिंग टू 1 से e। तो एक काम करते हैं, f(x) निकालते हैं। f(x) कितना है यार बताओ, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ln x का हो जाएगा 1/x माइनस x इंटू ln x का क्या हो जाएगा, चेन रूल से, सॉरी चेन क्या, प्रोडक्ट रूल से करोगे तो x को ऐसे ही रहने दिया, ln x करा तो 1 हो गया, क्योंकि x इंटू 1/x आएगा ना, तो 1 प्लस x को हमने ऐसे ही रहने दिया, x को अब तो हो गया ना ln x, मतलब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से f(x) कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1/x माइनस का ln x। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि f(x) इज इक्वल टू 0 फॉर सम 1, e, तो वही सेम सिनेरियो इसके लिए भी कर लेते हैं कि f(1) इंटू f(e) निकालते हैं। f(1) कितना आएगा, 1 - 0, तो 1 आ गया। f(e) कितना आएगा, 1/e माइनस का 1, तो 1/e माइनस का 1 ऑफकोर्स नेगेटिव नंबर है ना। तो अगेन ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। थर्ड में देखो, f(0) इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंगिंग टू 0 से 1। तो f(0) इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंगिंग टू 0 से 1। तो अच्छा, अगर इसमें अगर आप देखोगे कि f(0), तो देखो f(0) तो इसके डोमेन में नहीं है डैश के, है ना, तो रख नहीं पाओगे। लिमिट निकालोगे तो लिमिट पे रखने पे ये जो जाएगा वो अप्रोच करेगा कहीं इन्फिनिटी को, और ये वाला -∞ को, अगेन ये ओवरऑल इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रखने पे ये हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 को, तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है और 1 को जा रहा है। तो हम वहाँ से क्लियर कट आइडिया निकाल, मैंने क्या बोला था कि फंक्शन मोनोटोनिक है नॉन मोनोटोनिक हमें नहीं पता। अगर मोनोटोनिक है तब तो हम f(1) इंटू ये जो भी करते हैं, अगर नेगेटिव आ गया, सॉरी पॉजिटिव आ गया, मैंने क्या बताया था कि इस तरह का सिनेरियो भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 0 पे वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रही है एंड 1 पे यहाँ जा रही है, तो हो सकता है कि इस तरीके से रूट लेके आ जाए। ऐसा थोड़ी कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुआ तो ठीक है ना, बट वो कंफर्मेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होगी। तो एक काम कर लेते हैं कि f(x) का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है,
तो देखो यार एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाने के लिए एफ डैश एक्स जो है वो हमारे पास कितना आया 1/x माइनस का ln x, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी निकाल रखी है उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। और एफ डैश एक्स पे ऐसा तो है नहीं कि बस यही चर्चा कराने की बात कर रहे हैं, है ना, और भी एफ डैश एक्स के बारे में उन्होंने बातें करी हैं। तो एफ डैश के ग्राफ बनते हैं हमें एफ एक्स और एफ डबल डैश पे हम कमेंट कर पाएंगे इजीली, है ना। तो देखो जैसे हम ग्राफ किसका बना रहे हैं एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स हमने ऑलरेडी बता रखा कि 1 से ई में 0 है ना। तो ये 0 हो गया और चलो यहाँ कहीं 1 ले लेते हैं और 1 से ई में 0 है, ठीक है। तो 1 का कोई काम नहीं, हटाओ यहाँ से। अच्छा हमने क्या बताया था, जब x तुम्हारा 0 प्लस को अप्रोच करेगा, क्योंकि x नेगेटिव 0 माइनस तो ले भी नहीं सकते, है ना, और एग्जैक्ट 0 हमारे डोमेन में है नहीं, तो 0 प्लस ही एक बचता है। तो 0 प्लस पे अगर अपन नेचर देखें तो ये वाली चीज़ इन्फिनिटी को जा रही होगी एंड ln x जो है वो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होगा। अरे पता है ना ln x का ग्राफ ऐसा बनता है बेटा, तो ये माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी को जा ही रहा है। तो ओवरऑल जो एफ डैश 0 है ना, 0 प्लस है, वो इन्फिनिटी को जाएगा, तो इस तरीके से जाएगा। अच्छा दूसरी बात, एफ डैश हमने बताया था कि एफ डैश एक्स का 1 से ई में एक रूट है ना। हमने क्या बताया था, एफ डैश एक्स का 1 से ई में रूट है। तो देखो 1 चलो कहीं यहाँ पे मैंने ले लिया, तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से जाएगा। अच्छा दूसरी बात, एक चीज़ और हाँ बताए कि जब तुम्हारा एफ डैश एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या नेचर होगा, इन्फिनिटी पे देखो 1 अपॉन ये तो 0 जाएगा और ये वाली चीज़ तो इन्फिनिटी जाएगी, आगे माइनस लगाया तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा, मतलब एफ डैश एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, अब आप देख सकते हो, ठीक है, सही है। इसको चाहे तो कॉपी करके उधर ही ले चलते हैं, जिससे कि अपन इजीली बता पाएंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे भाई अपन ने कंट्रोल V कर लिया। देखो भाई एफ डैश एक्स का ग्राफ बना लिया अपन ने, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए भाई एफ डैश एक्स का ग्राफ बना लिया था, है ना, और एफ डैश एक्स अपना निकला कितना था, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ln x। अब सुनो, अब यहाँ पे जैसे कि हमारे ये 2 ऑप्शन तो आगे थे, है ना, कौन कौन सा वाला, ये वाला ट्रू था और ये वाला ट्रू था। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो एफ डैश 0 फॉर सम x बिलोंगिंग टू 0 से 1, एफ डैश क्या 0 से 1 के बीच में 0 हो पा रहा है, तो आप देख सकते हो कि नहीं हो पा रहा भाई, है ना, कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। अगले वाला बोला कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंगिंग टू 1 से e, तो एफ डबल डैश एक्स के मेरे बारे में बात बताऊं तो ये देखो कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का 1/x। तो बेसिकली -1 कॉमन लिया, 1/x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया। x तुम्हारा 0 प्लस 0 से इन्फिनिटी चल रहा है ना, तो ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगा, आगे की नेगेटिव लगाओ। तो एफ डबल डैश एक्स का क्या मतलब है कि भैया एफ डबल डैश एक्स तो हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। और ये बोल रहे हैं कि एफ डबल डैश एक्स किसी के लिए 0 हो पाएगा क्या, तो सिंपल सी बात है कि नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो हमें देख गया पहला और दूसरा रोमन बड़े वाले कॉलम 1 में तो पहला दूसरा सही है, ठीक है। अच्छा अब इस पर आ जाओ, इस वाले पे लिमिट जब एक्स तुम्हारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा क्या। तो एक काम करते हैं, कॉलम 1 जो है हमने इस पर सॉल्व कर लिया, कॉलम 2 जो है वो अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई कॉलम 2 का क्या कहना है ना, एफ एक्स की लिमिट एट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या आएगा। तो देखो भाई एफ एक्स की लिमिट निकालनी है इन्फिनिटी पे, और एफ एक्स जो है वो कुछ इस तरीके का x प्लस ln x माइनस का x ln x, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ से पूरे से हमने x कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा कितना, x अंदर बन जाएगा 1 प्लस ln x y x माइनस का ln x। अब हम लिमिट निकाल देते हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो x इंटू 1 प्लस ln x डिवाइड बाई x माइनस का ln x। देखो जब x तुम्हारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये तो 1 ही रहेगा, ये इन्फिनिटी को जाएगा, है ना। ln x अपॉन x जो है वो कहाँ जाएगा, वो 0 को जाएगा, ठीक है, वो 0 को जाएगा। कैसे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, और लॉपिटल लगाओगे तो 1/x और नीचे कितना आएगा
1। तो अगेन जब इन्फिनिटी डालोगे तो ये 0 को जाएगा, तो ये 0 को, ये 1 को। अच्छा ln x कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी को जाएगा, बट आगे क्या लगा हुआ माइनस, तो ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होगा। माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी कहाँ जा रही होगी, माइनस इन्फिनिटी को जा रही होगी। तो ये बोल रहा है कि इसकी लिमिट 0 आ रही है, तो ये गलत हो गया। इसकी लिमिट की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो ये एकदम सही हो गया। थर्ड वाले में आओ, एफ डैश एक्स की लिमिट है ना, तो एफ डैश एक्स की लिमिट के लिए देखो रोमन 3 लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या था भाई, 1/x माइनस ln x, यही था ना, ठीक है। इसकी लिमिट देखोगे तो ये तो 0 को जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, तो एकदम सही है। एफ डबल डैश एक्स की लिमिट, तो डबल डैश एक्स भी हमने निकाला था, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे माइनस बाहर रख दिया, 1/x प्लस 1/x², ठीक है। तो देखो यार ये 0, ये भी 0, तो ये 0 माइनस को जा रहा होगा, तो ये 0 को जा रहा है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें हमारे लास्ट के 3 ऑप्शन सही निकल आए। अब आ जाते हैं फोर्थ वाला जो बचा है ना, और फोर्थ वाले के लिए ऑफकोर्स हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमने ग्राफ भी बना लिया, जो कि इधर ला के रख लेते हैं, ठीक है। देखो सही है। अब देखो यार यहाँ पे है ना, एक एक करके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। f इज़ इंक्रीजिंग इन 0 से 1, 0 से 1 में अगर आप थोड़ा गौर फरमाओगे है ना, तो ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का। तो अगर 0 से 1 में f इंक्रीज कर रहा होता है, इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से 1 में पॉजिटिव आ रहा होता है ना, तो क्या पॉजिटिव है, बिल्कुल है। 0 से 1 में जो रेंज है वो पॉजिटिव ही तो है, एकदम सही है। f इज़ डिक्रीजिंग इन e से e², e ये है और e² कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो e से e² में है ना एफ डैश एक्स जो है उसकी जो रेंज है वो बेसिकली ये बन रही, नेगेटिव बन रही, नहीं बन रही, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव है ई से ई² में है ना, तो डिक्रीज तो करेगा ही करेगा, तो ये भी सही। एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से 1, अच्छा एफ डैश एक्स का ग्राफ ही है, तो देख लो आप, एफ डैश एक्स तो हमें मतलब डिक्रीज ही कर रहा है, एफ डैश एक्स तो डिक्रीज ही कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि इंक्रीज करेगा, तो ये तो गलत बोल रहे हैं। एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इन ई से ई² है ना, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो गया। इस तरीके से ये बन जाएगा। अब एक एक करके आंसर आपको करने होंगे, ठीक है, इसको चाहे तो उड़ा दो, ठीक है, एक एक करके आपको आंसर करने होंगे, सही है। जैसे कि पहला वाला, जैसे कहीं पे आपको 3 और 4 दिख रहा है तो वो तो सीधे सीधे गलत ही कर दो, है ना, इनकी शुरुआत ही गलत से हुई है। पहला दूसरा, पहला और दूसरा और आर, ठीक है, पहला, अच्छा ये यहीं पे लगा लेते क्या एक बार, देखो भाई इसमें फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, और इसमें क्या सीन था, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, सही है ना। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो पहला दूसरा आर, ये भी गलत हो गया है ना, क्योंकि ये लास्ट वाला गलत कर दिया। दूसरा तीसरा एस, हाँ तो ये अपना आंसर आएगा डी, है ना। ऐसे ही हमें और भी ऑप्शन चेक करने होंगे, ठीक है। तो देखो यार इसमें क्या था, टी टी एफ एफ, इसको लिख लोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। टी टी एफ एफ, टी टी एफ टी, यही था ना लास्ट वाले में, बिल्कुल। अब देख लो थर्ड, मतलब तो मैच ही करना है, थर्ड फोर्थ तो वैसे ही हटा दो, ये दोनों तो नहीं कर सकता। पहला के साथ में पहला, तो ये भी गलत हो गया इसकी वजह से। डी वाला जो है वो है सेकंड सेकंड सेकंड, ठीक है, डी आंसर आ जाएगा। बचा अब लास्ट वाला, है ना। तो लास्ट वाले में अगर अपन देखें तो क्या था भैया, टी टी एफ एफ था, और इसमें क्या था, इसमें था एफ टी टी टी, ठीक है, गेम खेल रहे हैं अपन ऐसा लग रहा है। तो दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ एंड फिर पी, हाँ तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सी ऑप्शन में बोला गया पहला फिर तीसरा फिर पी, पहला तीसरा पी, तो ये भी सही है ना। अच्छा इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं, पिछले वाले में भी करेक्ट ही पूछा था ना, और इससे पिछले वाले में करेक्ट पूछा था, लास्ट वाले में इनकरेक्ट पूछ लिया, ठीक है। तो ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है ना।
और सेकंड, ठीक है, ये ऐसे ही गलती कराने के लिए उन्होंने पहले दे रखा था ट्रू वाला, बहुत मक्कार है ये IITJ वाले। सेकंड आ गया और फिर फोर्थ वाला ट्रू है, फिर क्यू जो है वो भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। डी में क्या है, थर्ड वाला, और थर्ड वाला तो वैसे ही फॉल्स है, इसका मतलब यही अपना आंसर होगा। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, डी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए फिर इतना ही था आज के लिए, बाय बाय।